दोस्तों कैसे हो, आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर जो है सेकेंड, ये है SOCR 425 सकारात्मक सामाजिक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करेंगे फिलोसफर बेरोनिस्ला मेलिनोवास्की के बारे में हम जानेंगे। उन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में बहुत बात बताई थी। कहते हैं मेलिनोवास्की जो थे बहुत ही अच्छे थिंकनर थे। उन्होंने सोशियोलॉजी के ऊपर बहुत ही अपना विचारधारा को रखा था। तो इसमें हम बात करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी दोस्तों सदैव खतरनाक होता है। इसको आपको सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है, और लाइक करना जो है आप जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए होता है। तो सब्सक्राइब करना तो आपको फ़र्ज़ बनता है। क्यों? क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरे जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचते होगा कि सिर्फ एमए से मुझे क्या मतलब रहेगा एमए हो जाने के बाद। दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है कई स्थानों पर हेल्पफुल है, जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे सब्जेक्टों को कवर करेगा। साथ में NIOS बोर्ड जो होती है 10th और +2 को भी कवर करेगा, सभी सब्जेक्टों को। साथ में जो बच्चे BA पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक सारे सब्जेक्टों को जो है यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो कहते हैं त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इतना विस्तृत है, तो आपको सब्सक्राइब अगर आप नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। क्योंकि अगर बाद में आप रिसर्च करोगे तो शायद आपको रिसर्च में ना मिले, और आप जब तक इसको बढ़ाओगे नहीं तब तक ये रिसर्च में भी नहीं आएगा। तो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? कहते हैं कि यूट्यूब पर चाहे कहीं भी देखो आप रिसर्च करो, उनकी रिसर्च आती है जिनकी अधिक बार रिसर्च होता है, और जो पहली बार बनाते हैं उनका जो अधूरा रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जो जिसका आप रिसर्च करोगे बार बार उसी का ही आपके मोबाइल में भी रहेगा। तो आपको ये सब नॉलेज है, तो क्यों नहीं पढ़ाने में जो है अपना महत्वपूर्ण कदम उठाते हो और दोस्तों के साथ शेयर करते हो, जो उनको भी फायदा हो जाए। देखिए दोस्तों, अपना ही फायदा सोचना ये कदाचित उचित नहीं है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचना है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव हेल्पफुल इसलिए रहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति और हर एक बच्चा उसके लिए इंपॉर्टेंट माने रखता है। मेरा तो विचार ये भी होता है कि आपको जहाँ भी समझ में आता है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से कीजिए, और अपने माता पिता को दुखी मत कीजिए। उनके लिए सदैव जो है अग्रसर रहिए और उनको अच्छा से अच्छा बन के भी दिखाइए। चलिए, ये बात तो था जरूरी, जिसको हमने जानना था, समझना था। अब जो हम देखेंगे बेरोनिस्ला जो मेलिनोवास्की जो था, उसकी जो है हमारा फंक्शनलिज्म जो दिया था उसने, उसको बहुत सी आलोचनात्मक बातें थी, तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। कहते हैं बेरोनिस्ला मेलिनोवास्की का नाम जो है मानव शास्त्री और समाजशास्त्री चिंतन के क्षेत्र में बहुत ही विख्यात है। वो मौलिक तौर पर जो है मानव शास्त्री ही थे, क्योंकि उनकी सभी रचनाओं में जो है आदिकालीन समाज और संस्कृति को जो अध्ययन देखने को मिलता है। कहते हैं संस्कृति के क्षेत्र में जो है मेलिनोवास्की ने बहुत ही जो है मौलिक रूप में अपनी विचार को प्रस्तुत किया था, और उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं से जोड़ा भी था। उन्होंने आदिकालीन समाज में प्रचलित धर्म, जाल टोना और विज्ञान को उनके सदस्यों को सामाजिक आवश्यकता संदर्भ में परिभाषित भी किया था। उनकी मुख्य रचनाओं में जो थी क्राइम एंड कस्टम इन द सेवेज सोसाइटी 1928 में ये पब्लिश हुई थी, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द कल्चर जो 1944 में हुई थी जो प्रकाशित, और उसके बाद मैजिक साइंस एंड रिलीजन जो 1948 में हुई थी। तो ये सारे चीज़ें देने के बाद जो थे एक विख्यात मानव शास्त्री और समाजशास्त्री चिंतन के रूप में इनको जाना जाता है। आगे जो हम देखेंगे मेलिनोवास्की का जो है कार्यवाद, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था। कहते हैं जो कुछ दुर्खिम ने समाजशास्त्री जो है कार्यवाद को दिखाया था उससे आगे जो है ब्राउन ने कुछ नहीं देना था, यानी ब्राउन ने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जो है दुर्खिम का जो है रेडक्लिफ ब्राउन का जो कथन था कि समाज की एक बुनियादी आवश्यकता होती है, वह उसका एकीकरण था। इस कथन को पश्चात इन दोनों ने जो है सिद्धांतवाताओं का केवल यही कहना था कि किस सीमा तक समाज के विभिन्न भाग एकीकरण की एक आवश्यकता को पूर्ण करने में जो मेलिनोवास्की का कार्यवाद का इस प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। यानी दोनों बातों को जो है मेलिनोवास्की जो थे उन बिल्कुल ही नकारात्मक मानते हैं। उन्होंने जो है हर्बर्ट स्पेंसर के दृष्टिकोण
को पुण्य जो है स्थापित किया था। कहते हैं मेलिनोवस्की ने स्पेंसर के 2 तथ्य आधार दिए थे, यानी इनका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो स्पेंसर का पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जो है दोनों के सिद्धांतों को नकार दिया था और जो स्पेंसर के सिद्धांतों को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए कहते हैं मेलिनोवस्की जो थे एक अलग फिलोसफर थे। प्रथम यह कि किसी भी व्यवस्था के अपने स्तर होते हैं। दूसरा यह कि समाज जिस स्तर पर होता है, अर्थात जितना विकसित और अविकसित है, उसकी अपनी आवश्यकताएं भी होती है। एक और तो जो है आदिवासी समुदाय है तो एकदम जो है अविकसित है और न्यूनतम आवश्यकताओं वाला है, और दूसरी ओर औद्योगिक समुदाय है जिनकी आवश्यकताएं असंख्य और असीमित है। तो विभिन्न स्तरों में वाले इन समाजों की आवश्यकता एक ही सी नहीं है। किसी समाज में 3 स्तर देखे जा सकते हैं, जैसे जैविकीय, शरणात्मक और प्रतीकात्मक। देखिए कोई भी समाज होता है ये 3 स्तर से जरूर गुजरता है। और अब कहते हैं ना, जो कम विकसित है, जो अल्प विकसित है, उनकी आवश्यकताएं भी कम होती हैं, और जो अधिक विकसित हो चुके हैं उनकी आवश्यकता को कहते हैं ना कोई थार ही नहीं होती। वो इतनी विकसित हो, इतनी आवश्यकताएं उनके पास होती है, तो कहते हैं ना कि अपना जीवन भी जीने के लिए उनको जो है कम पड़ जाता है। तो ये आज के समाज में भी देखने को आपको मिलता है। आपने देखा ही होगा एक बात कि जब भी हम समाज में रहते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो माता पिता जो होते हैं, 4 बच्चे हों या 3 बच्चे या 2 बच्चे हों, सभी बच्चों को जो है बहुत ही प्यार से और बहुत ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनको पाल पोस के जो है बड़ा कर देते हैं। उनके पालन पोषण में कोई तरह की कमियां नहीं होती है। लेकिन जैसे ही माता पिता वृद्ध होते हैं और बच्चे यंग हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, माता पिता से दूरी बना लेते हैं, और उनसे जो है एक माता पिता जो होता है संभालना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कारण क्या होता है कि अगर उनके शादी मैरिज हो जाता है, उनके बच्चे होते हैं, तो कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं इतनी है कि हम अपने माता पिता को क्या देखें। तो ये समाज को जो है विघटन करने का सबसे बड़ा ये जो रूल बना दिया गया है लोगों की तरफ से, वो कदाचित सही नहीं है। कहते हैं माता पिता अगर पेड़ कोई लगाता है, कोई व्यक्ति अगर पेड़ लगाता है तो फल की इच्छा जरूर रखता है। माता पिता अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो उनका सिर्फ एक ही विश्वास होता है कि वो आगे चल के उनके बुढ़ापा का सहारा बने। लेकिन बच्चे जो हैं आने वाला समय में जितनी जनरेशन कह रहे हैं कि हम आधुनिकता में आ गए हैं, वो माता पिता को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उनको ऐसे ही तड़पने के लिए रख देते हैं। लेकिन ये समाज के लिए कभी भी सही नहीं है, और समाज के लिए सबसे कहते हैं बहुत ही बुरी बात है, जिसको हर एक यंग विद्यार्थी को समझना चाहिए कि उनके माता पिता जो है बहुत ही अहम है, और उनमें हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। किसी के माता पिता को हमें गलत नहीं कहना चाहिए, उनको प्रत्येक समय उनको हेल्प करना चाहिए। कोई लड़की अगर शादी करके जाती भी है तो उनको उनके माता पिता को ही अपना माता पिता ही समझना चाहिए। तभी कहते हैं ना, आप अगर इनके माता पिता समझोगे तो आपके घर में भी कोई आएगा तो वो भी उनको माता पिता ही समझेंगे, आपके माता पिता को। तो ऐसा जो है एक सीरीज बनती है। तो यही बात जो है प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनका सहारा जो होते हैं आप ही लोग होते हो, और आप ही लोग क्या करते हो, ठुकरा देते हो। आप लोग कहते हैं माता पिता की जब देखभाल के समय होता है तो आप विदेश की यात्रा कर रहे होते हो या अपने बच्चों के लेके एक अलग परिवार बसा रहे होते हो, और वो बेचारे माता पिता अकेला बैठ के अपने जो है दीवार सर से टकराते रहते हैं। तो ये कदाचित उचित नहीं है। आज भारतीय समाज में भी ये परंपरा बन चुकी है। आज लोग जो है अकेला रहना पसंद कर रहे हैं और अपने ही परिवार को देखना पसंद कर रहे हैं। जो समाज जो है इससे विघटित हो जाएगा, समाज जो है बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा है कि जैविक स्तर पर अपने सदस्यों के स्वास्थ्य, पोषण, बीमारी से बचाव आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक समझा जाता है। देखिए कोई भी समाज में अगर व्यक्ति रहता है या कोई भी सदस्य होता है अपने परिवार के लिए, तो हर व्यक्ति जो है स्वास्थ्य, पोषण, बीमारी से बचाव आदि जो है आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी समझता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है एक बेसिक है और एक नॉर्मल है। सृजनात्मक स्तर पर जो है समाज अपनी अखंडता को स्थापित रखना चाहता है, और प्रतीकात्मक स्तर पर जो है समाज अपनी सांस्कृतिक एकता रखना चाहता है। यानी हर जो है प्रतीकात्मक स्तर पर जो है अपना संस्कृति को कायम रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। मेलिनोवस्की यह मान्यता है कि मनुष्य के जीवन रहने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। देखिए जीवित रहने के लिए भी बहुत ही आवश्यक बातें होती है, वो यह है कि भोजन और मानसिक सुरक्षा। देखिए अगर मनुष्य ने जीवित रहना है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए भोजन जो है पर्याप्त मिलना जरूरी है, और मानसिक सुरक्षा भी होना बहुत जरूरी है। इसमें मेलिनोवस्की के अनुसार मनुष्य में कुछ मूल्य, प्रवृत्तियाँ और संवेग भी होती है। कुछ विचार और जो है
संभावनाएं भी होती है जिनका जो है निर्वाह जैविक स्तर पर होती है। अंततः किसी समाज की संस्कृति को समझने के लिए जैविकी एवं मनोवैज्ञानिक तत्व को अवश्य समझा जाना चाहिए। इन तत्व के आधार पर ही जो है मेलिनोवस्की पूरी तरह से जो है रेड क्लिफ में भिन्न है। प्रत्येक समाज चाहता है कि उसके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो, उसकी संरचना एकीकृत और अखंड हो और समाज के जो है प्रतीकों में जो है सांस्कृतिक एकता हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद हमारा है कार्यवादी की विशेषता। देखिए मेलिनोवस्की ने समाज में जो है सर्वपक्षीय तौर पर पाए जाने वाले कुछ तत्व का वर्णन जो विस्तार पूर्वक भी किया है। यह तत्व समाज के 3 स्तर थे: जैविकीय, सृजनात्मक एकता और प्रतीकात्मक संस्कृति एकता के उपभोग। देखिए ये सब चीज़ें जो थी अपनी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कार्यवाद की विशेषताओं में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनलिज्म में इनका एक अपना ही स्थान पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि व्यक्तियों की भागीदारी। देखिए समाज की किसी भी गतिविधियों में जो समाज में प्रचलित है, कौन है और कैसे हैं लोग भाग लेते हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद उद्देश्य उनका होता है कि गतिविधि अथवा संगत जिसमें लोग अपनी भागीदारी देते हैं उस प्रसंग अथवा संस्था का उद्देश्य क्या है। उसके पश्चात है प्रतिमान यानी नॉर्म्स। वह कौन से प्रतिमान अथवा नियम उपनियम है जो लोगों की भागीदारी को संचालित और नियंत्रित करती है, तो ये प्रतिमान में आती है। उसके बाद भौतिक उपकरण फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए समाज में वह कौन से यंत्र तंत्र औजार तकनीकी उपकरण आदि है जिनकी सहायता से समाज के सदस्यों से व्यवहार से को संगठित और नियमित किया जा सकता है। उसके बाद एक गति यानी मूविंग। समाज के सदस्यों की विभिन्न गतिविधियों का जो विभाजन किस प्रकार किया जाता है, कौन किस गतिविधि को करता है, समाज का श्रम विभाजन कैसा है, इन सब बातों के जो है यहाँ पर विशेषता रखी जाती है। उसके बाद एक कार्य। कोई भी गतिविधि समाज की अखंडता और उसके एकीकरण को स्थापित रखती है। इस प्रकार जो मेलिनोवस्की ने के कार्यवादी सिद्धांत को एक नया आयाम भी दिया गया, नई दिशा भी दी गई। उन्होंने इन सिद्धांतों का स्थापित किया कि ऐसी सर्वपक्षीय जो है आवश्यकताएं होती है जो समाज के प्रत्येक स्तर पर जो पाई जाती ही जाती है। इनकी प्रवृत्तियां जो है सर्वपक्षीय होती है। तो आप कह सकते हो। उसके पश्चात संस्कृति की धारणा। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। मेलिनोवस्की के कार्यवादी दृष्टिकोण से संस्कृति की व्याख्या भी की गई है। उनके अनुसार जो संस्कृति के विभिन्न अंगों का एक विशेष कार्य होता है। इस कार्य के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है। कहते हैं मेलिनोवस्की के अनुसार जो कार्य को संपन्न करने के लिए जो संपन्न किया जाता है, यानी मेलिनोवस्की के अनुसार जो कार्य है का अर्थ सदैव किसी आवश्यकता को संतुलित करना होता है। कार्य का जो है वास्तविक अर्थ यही होता है, किसी चीज़ को आपको संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन करने के सरल क्रिया से लेकर संस्कारों को उत्पन्न करने तक की सभी जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती है। कहते हैं फंक्शनिंग मीन अ वे टू द सर्टिफिकेशन ऑफ द नीड्स फ्रॉम टू द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ द ईटिंग टू द जो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस इन which they are taking of their communism in the related to as a whole system of belief determined by the culture necessary to be at one with their living God। तो ये साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि जो मेलिनोवस्की के अनुसार किसी भी समाज को समझने के लिए उस समाज में पाए जाने वाले संस्कृति की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। संस्कृति ही केवल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन को समझा जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती है, एक है प्राथमिक और प्राप्त की हुई एलिमेंट्री एंड डेरिवेटिव्स। प्राथमिक आवश्यकताएं वो होती है जिनके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता है। यानी प्राथमिक आवश्यकता में आप कह सकते हो भूख, प्यास, सुरक्षा आदि सम्मिलित होती है। प्राप्त की डिवर्जन हुई आवश्यकता वो होती है जिन्हें वह समाज से ग्रहण करता है। इनमें व्यक्तियों की जो है व्यक्तित्व का विकास होता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मानव संस्कृति कल्चर द्वारा करता है। सामान्य संस्कृति का अर्थ सीखे हुए व्यवहारों से भी लिया जा सकता है। यानी उन्होंने 2 तरह की जो बातें दी थी, एक एलिमेंट्री और एक थी डिप्रेविड। ठीक है, 2 चीज़ों को लेके उन्होंने किया था, यानी कह सकते हो प्राथमिक और प्राप्त की हुई। इन 2 चीज़ों पर लेके उन्होंने चला था कि इंसानों का जो है प्राथमिक यही चीज़ होती है। एलिमेंट्री जिसमें जो है भूख, प्यास, सुरक्षा की बात कही गई थी, और दूसरा जो कहा गया था डिप्रेविव्स में ये बात बताई जिन्हें समाज से ग्रहण वो करता है, यानी समाज से जो चीज़ वो सीखता है। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। उनका कहना है कि संस्कृति प्राप्त की आवश्यकताओं को एक व्यवस्था के उद्देश्य मूलक
क्रियाओं को एक संगठित व्यवस्था है। यानी कल्चर में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ डिप्रेविड नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ द पर्पसफुल एक्टिविटी। ये बी जो मेलकोनोवास्की ने साफ शब्दों में बात कहा था, उनकी ये कथन थी। इस प्रकार संस्कृति ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। प्रत्येक संस्कृति तत्व की अस्तित्व इस बात पर भी निर्भर करता है कि उससे मनुष्य की विशेष उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। इसी संस्कृति का जो तत्व जिस प्रयोजन की पूर्ति करता है वही जो होता है उसके कार्य होते हैं। संस्कृति समाज की कई आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, यथा शरीर पोषक यानी मेटाबॉलिक्स यानी उत्पादक, रिप्रोडक्टिव्स एंड शारीरिक आत्मा यानी शारीरिक आत्मा जो है बॉडी कंफर्ट, सुरक्षा यानी सेफ्टी, गति यानी मूवमेंट, वृद्धि यानी ग्रोथ, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। संस्कृति इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। प्रत्येक समाज में इसकी पूर्ति का ढंग विभिन्न हो सकती है। यही कारण है कि विभिन्न समाजों में विभिन्न प्राकृतिक और संस्कृति पर्यावरण भी पाया जाता है। कहते हैं किसी संस्कृति तत्व की निरंतरता इसी बात पर निर्भर करती है कि इसमें शरीर एवं जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है अथवा नहीं। संपूर्ण समाज समाप्त हो सकती है यदि वह निरंतर अपने समाज के सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति न करे। अगर मान लो कोई अगर राजनीतिक नेता है, अगर वो व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरा नहीं करता है तो वो कुछ ही दिन के जो है मेहमान रह सकता है और उसके बाद उसको हटना तय हो मानी जाती है। तो यही बात यहाँ पर भी आता है। वास्तव में संस्कृति कई भाग हैं और उपभाग भी होते हैं जो कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संगठित होते हैं। इन सभी भागों अथवा उपभागों में जो पारंपरिक संबंध एवं प्रभाव होता है उनके संपूर्ण जोड़ से ही संस्कृति के ढांचों का निर्माण भी होता है। यथा कि संस्कृति ही यथा विशेष हमारे लिए अर्थहीन और अद्भुत प्रतीत हो सकती है, परंतु संपूर्ण संस्कृति व्यवस्था के संदर्भ में उसका वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इकाई का एक विशेष स्वरूप होता है और संस्कृति निरंतरता को स्थापित करने के लिए प्रत्येक इकाई का विशेष योगदान भी होता है। संस्कृति का स्थायी व्यवस्था नहीं है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। ये दो प्रकार के कारकों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। प्रथम का कारक और शक्तियाँ जो कि स्वयं समुदाय में उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शोध होती है, और वह शोध जो है सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक संपर्क अथवा प्रभाव के कारण भी हो सकती है। पुण्य कारक वो होते हैं जिसे मानव शास्त्र में प्रायः जो है अप्रसार यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। इसे अमेरिका के अधिकतर जो है मानव शास्त्री ने संस्कृतिकरण यानी अकोमोलाइजेशंस को प्रक्रिया मानते हैं, यानी सबके सब जो है संस्कृतिकरण को एक प्रक्रिया मानते हैं। तो चलिए उनका विचारधारा था जो भी है। उसके पश्चात आता है संस्कृति का संगठन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द कल्चर। कहते हैं मेलेनी नोवास्की के अनुसार जो है संस्कृति के अनेक भाग एवं उपभाग होते हैं जो परंपरा में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन संबंधों के कारण ही सांस्कृतिक संतुलन बना भी रहता है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति की प्रत्येक इकाई विभिन्न कार्य भी करते हैं और संपूर्ण जो संस्कृति व्यवस्था को स्थापित रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। प्रत्येक इकाई का कार्य अन्य दूसरी इकाइयों से प्रभावित होती है। संस्कृति इकाइयों की इसी व्यवस्थित संबंधितता को संस्कृति का गठन यानी इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। तो इन्होंने साफ शब्दों में जो है संस्कृति के संगठन के बारे में कह दिया है कि हर एक जो है कार्य इसकी में इम्पोर्टेंट रहती है। उसके पश्चात हमारा है संस्कृति संगठन का आधार। देखिए बेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, क्या हो सकता है संगठन होने का। कहते हैं यह संगठन कैसे अस्तित्व में आता है। विद्वानों ने इसका कई आधार बताए हैं। यथावाद, कार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म यानी समरूपता यानी कन्फिगरेशनल, निश्चयात्मक दृष्टिकोण आदि उल्लेखनीय आधार हैं। कहते हैं जो है मेलिनोवास्की के अनुसार संस्कृति वह साधन है जिसके आधार पर मनुष्य अपने शारीरिक, वैदिक एवं मानसिक अस्तित्व को स्थापित रखने में सफल होता है। कहते हैं मनुष्य एक प्राणी शास्त्रीय जीव ही नहीं बल्कि एक जो है सामाजिक प्राणी भी है। इसलिए जैविक आवश्यकताओं यानी बायोलॉजिकल नीड के अतिरिक्त उनकी कुछ जो है सामाजिक आवश्यकताएं यानी सोशल नीड भी हो सकती है जिन्हें पूरा करने के लिए वो संस्कृति का विकास करते हैं। इसका कोई तत्व व्यर्थ नहीं होता है। प्रत्येक तत्व का अस्तित्व इस बात पर भी आधारित होती है कि वह मनुष्य के किस काम आ रहा है। संक्षिप्त में ही जो है मेलिनोवास्की का कार्यवाद सिद्धांत कहलाता है, यानी कौन मनुष्य है, किसके लिए क्या काम आता है, यही जो होती है कार्यवाद सिद्धांतों में प्रमुख आती है।
उसके पश्चात है मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं और इसकी पूर्ति के लिए जो है मनुष्य धर्म, कला, ज्ञान, भाषा, साहित्य, भौतिक एवं अभौतिक वस्तु का निर्माण भी करता है। देखिए मनुष्य जो होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है भौतिक अभौतिक हर तरह की चीज़ों को जो है निर्माण करता है। कहते हैं मनुष्य इसके लिए धर्म को भी निर्माण किया है, कला भी है, तो ज्ञान भी है और भाषा भी है। ठीक है, अभौतिक अभौतिक तो है ही है। इन सब निर्माण की वजह से जो है वस्तु उत्पन्न हुई है और इससे जो है उसका मनुष्य की जो है आवश्यकता है पूर्ति भी हुई है और इन सब वस्तुओं के समूह को ही संस्कृति भी कहा जा सकता है। मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक चक्र से लेकर भारी मशीन तक की शोध की गई है। यानी आप कह सकते हो कि एक पीन से लेकर जो है एक भारी भरकम मशीन यानी कोई भी चीज़ का निर्माण किया गया है और मनुष्य की आवश्यकताओं को देख के। कहते हैं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का विकास भी होना बहुत जरूरी है। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता कई आर्थिक तत्वों को भी जन्म देती है। इस प्रकार सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है, जो कि वो करने के लिए सदैव ही अग्रसर रहता है। उसके पश्चात हमारा है सांस्कृतिक संगठन का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर। देखिए जो मेलेनोवास्की के अनुसार जो संस्कृति का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता है जो कार्यवहीन हो और प्रत्येक अंग का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब वह जो है विशेष कार्य करता है। प्रत्येक तत्व अपने विशेष कार्य के कारण ही दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ होता है। यानी हर एक वस्तु जो होता है दूसरे वस्तु से जुड़ा होता है। इसका कारण यही होता है कि एक वस्तु के बिना जो है दूसरा वस्तु अधूरी होती है, उसके बिना वो कार्य करना संभव नहीं होती है। कहते हैं कि इस प्रकार जो है सांस्कृतिक गठन का जो है मुख्य कारण संस्कृति के प्रत्येक इकाई द्वारा ही किए जाने वाला कार्य भी है। कहते हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो आपको भी समझ होगा कि प्रत्येक समाज में है मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं भिन्न भिन्न होती है। किसी समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समाज में इन सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार और स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं और इसीलिए जो है प्रत्येक समाज की संस्कृति का गठन अथवा ढांचा अलग अलग भी होता है। इन जो इकाइयों के परंपरा से पृथक हो जाने पर जो है संस्कृति संगठन समाप्त हो जाती है, क्योंकि इकाइयों के पृथक हो जाने से इसका कार्यात्मक जो है महत्व समाप्त हो जाएगा। यथा उदाहरणार्थ जो है विवाह की जो संस्था का उद्देश्य परिवार की स्थापना है और परिवार जनसंख्या के जो है प्रजनन का साधन है, क्योंकि जनसंख्या तभी उत्पन्न होती है जब प्रजनन होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो है मेलेनोवास्की के कार्यवाद के संस्कृति संगठन का बहुत ही महत्व भी होती है। तो ये बात तो जरूरी भी है कि देखिए विवाह की एक संस्था है और संस्था का उद्देश्य क्या होता है, परिवार की स्थापना करना होता है और परिवार की जनसंख्या का जो होता है वो प्रजनन की शक्ति के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कहते हैं हर एक पहलू जो होती है अपना एक विशेष स्थान रखती है। कहते हैं एक पहलू से जो है दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी पहलू को हटा दिया जाए तो पहला पहलू जो है नष्ट हो जाएगी। उसके पश्चात हमारा है कार्यवाद के सिद्धांतों की आलोचना। देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ द फंक्शनलिज्म। कहते हैं बहुत से रेवोल्यूशन बनते हैं तो उसका जो है आलोचना होना निश्चित रहती है। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती है जो कई बार सही भी सिद्ध होती है, कई बार गलत भी सिद्ध हो जाती है। तो इसमें कार्यवाद इस विश्लेषण के आधार पर जो है मेलेनोवास्की के कार्यवाद की आलोचना के निम्नलिखित अनुसार किया जा सकता है। यानी बहुत से जो साइंटिस्टों ने उसका आलोचना किया है और किस आधार पे किया है ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस विषय क्षेत्र में उनको जो है गलत लगा और किस विषय क्षेत्र को उन्होंने आलोचना के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला रूप तो यही देखने को मिलता है कि समकालीन सामाजिक घटनाओं पर बल देना। देखिए इन्होंने जो है समकालीन सामाजिक घटनाओं पर काफ़ी बल दिया था। तो कार्यवाद विश्लेषण में सामाजिक घटनाओं को समकालीन स्वरूप पर बल दिया जाता है और इसमें किसी घटना को उसके इतिहास के सदम में नहीं देखा जाता है। आलोचकों का विचार है कि प्रत्येक सामाजिक घटना अथवा तथ्य विकास की परिणाम है और उसकी जानकारी के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। देखिए कोई भी इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हो या इतिहास के बारे में वर्णन करना चाहते हो तो वहाँ के जो है पृष्ठभूमि के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है और उसका भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई युद्ध होता है, कोई समाज विघटन होती है तो उसका बहुत से जो कारण हो सकती है। कई बार तो उसके प्राकृतिक साधन भी हो सकती है विघटन के कारण। तो इसलिए इन्होंने इसका आलोचना भी किया गया है। इस समकालीन सामाजिक घटनाओं पर बल इन्होंने काफ़ी नहीं दिया था। उसके बाद है सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। कार्यवादी विश्लेषण सामाजिक संरचना और उनके कार्य पर केंद्रित है और इस प्रकार जो इकाई अध्ययन क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाती है। देखिए सिर्फ जो है कार्यवादी जो सिद्धांत है वो सिर्फ कार्य पर ही केंद्रित है, इसलिए इनका जो विषय वस्तु है बहुत छोटा बन जाता है और इन्होंने अपनी विस्तृत रूप नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनको जो है सीमित ही माना जा सकता है।
उसके पश्चात था रूढ़वादी सिद्धांत। देखिए, रूढ़वादी सिद्धांत भी अपने जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। मेडल्स के अनुसार जो है कार्यात्मक विश्लेषण अति रूढ़वादी है और इस विश्लेषण के अनुसार प्रत्येक तत्व आवश्यक है जो कि समूचे में विश्व कार्य करता है। जो है गेडल्स के शब्दों में कार्यों के आधार पर जो संस्थाओं का विभाजन रूढ़वादी होती है। ठीक है, उसके पश्चात जो है उन्होंने कहा था कि परिणाम का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कहते हैं कार्यवादी विश्लेषण में जो है में सामाजिक घटना को कार्य का अध्ययन किया जाता है परंतु इसके कारण का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट नहीं होता है कि सामाजिक घटना किस कारण जो है संपूर्ण के प्रति योगदान करती है और किस कारण ये योगदान में देरी हो जाती है। तो ये बातें बहुत ही विशिष्ट रहता है आलोचकों के। देखिए, आलोचक भी होते हैं वो बहुत कुछ हमें जो हमारी खामियां होती है, हमारी कमियां होती है, उसके बारे में बता देते हैं। तो मैं भी तो आप लोगों को ये कहता हूं कि आप जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो है दूसरे बच्चों को बताइए, दिखाइए। क्या पता मेरे भी खामियां वो निकालें और मैं भी जो है बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकूं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे अंदर खामियां नहीं होगी, मेरे अंदर भी बहुत खामियां होगी और मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मेरे अंदर खामियां क्या है। क्या आपको टॉपिक समझ में नहीं आता जो मैं कराता हूं, ठीक है, या कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्या आपके भाई बहन कोई और भी समस्या है, कोई और क्लास की समस्या है, तो मैं उसको सुलझाना चाहता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है जन कल्याण, लोगों की भलाई, बच्चों की भलाई। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कमेंट भी कीजिए, बताइए भी कि अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है तो हम दोबारा से प्रयत्न करेंगे, आपके लिए अच्छा से अच्छा करेंगे। क्योंकि कहते हैं जब हम इस रास्ते पे कूद गए हैं तो पीछे हटना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम जब बढ़े हैं तो आगे बढ़ते ही रहेंगे और इस बढ़ते हुए कदमों को आप ही आगे चलने में सहयोग कर सकते हो। अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो शायद जो है ये लड़खड़ा जाएगा और बीच रास्ते में ही फंस जाएगा। तो कहते हैं ना, जब बीच रास्ते में गुरु फंस जाएगा तो शिष्य को कौन निकालेगा। तो आप मुझे अपना सहारा दो और देखो मैं आपको कहां से कहां निकाल के आपको पहुंचाता हूं। यानी यही बात होता है जब गुरु और शिष्य की जो है आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। देखिए, गुरु भी तभी अच्छा कर पाता है जब शिष्य जो है अलर्ट रहता है, हर समय जो है अपने आप को सक्षम बनाता है। तो आप अच्छे शिष्य बने, मैं अच्छा गुरु बनने की कोशिश करूंगा और आपको जो है अच्छे से अच्छे टॉपिक दूंगा और आपको जो है अच्छे से जो आपके जो सागर है उसमें निकालने के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। और आप सदैव जो है मेरा जो है आगे प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए और ये जो है हर एक जन जन तक पहुँचे और बच्चे तक पहुँचे जो जिनकी ज़रूरत है। क्योंकि ये ज़रूरत जब तक पूरा होगी नहीं तब तक त्रिपान स्टडी सेंटर को जो है मानसिक संतुलित नहीं मिलेगा, तब तक जो है त्रिपान स्टडी सेंटर कभी रुकेगा नहीं और वो सदैव ही प्रयत्नशील रहेगा। चलिए, ये तो बात जरूरी है क्योंकि आलोचना भी होना जरूरी है। क्योंकि इसमें जो हम हैं यहाँ पर जो आलोचना देखे थे, मिलनोवास्की की जो आलोचना देखे थे, देखिए आलोचना से ही कुछ सीखा जाता है। कहते हैं ना, एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपने साथ सदैव एक ऐसे व्यक्ति को रखता है जो उसके जो है खामियों को बता सके। और कुछ व्यक्ति जो होते हैं खामियां सुन के गुस्सा आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गुस्सा नहीं होना है, खामियां जानना, अपने अंदर की बुराई को जानना प्रत्येक इंसान, अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। वही एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है जो अपने अंदर की बुराइयों को और खामियों को जाने और उसको दूर करे। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगे जो हमारा है निष्कर्ष, देखिए इन सब बातों को जानने के बाद जो है कार्यवादी सिद्धांतों को सबल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक संस्कृति तत्व का एक विशेष कार्य होता है और इस कार्यात्मक महत्व के कारण ही प्रत्येक भाग दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये तो बात आपको क्लियर समझ में आ ही चुका होगा कि अगर कोई भी कार्य हो या जो भी हो समाज, हर समाज जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है और यही जुड़ना उसको जो है विस्तृत बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है मिलनोवास्की का संस्कृति का सिद्धांत कार्यवाद पर आधारित है। यानी जिन्होंने संस्कृति का सिद्धांत दिया था वो सारे हैं कार्यवाद पर आधारित है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जब समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर एवं दुर्खिम के जो है भूल चुके थे, उस समय जो है मिलनोवास्की ने कार्यवादी सिद्धांत को एक नया आयाम और एक नया दिशा प्रदान किया था। उसने इसे स्थापित किया और मनुष्य की कुछ सर्वपक्षीय आवश्यकताएं होती थी जो समाज के प्रत्यक्ष तर्क के लिए जरूरी भी था। जैविक रचना और प्रतीक आधार पर पाई जाने वाली जो थी मूर्त थी, उनको जो है मिलनोवास्की ने यह भी कहा था कि सकारात्मक और सतही समाजशास्त्री विश्लेषण का सार है। यानी जब तक विश्लेषण नहीं किया जाएगा उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई आवश्यकताओं का जन्म भी होती है, ये तो आपको भी समझ है। अगर एक आवश्यकता बनती है तो उसके साथ न जाने कई आवश्यकता जो है जन्म ले ही लेती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृति के संगठन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है और उसको आगे बढ़ाना होता है।
आगे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों ये है कि धर्म एवं जादू के विषय में जो है मेरिनोवस्की के क्या विचारधारा थे, उन्होंने क्या विचार रखा था। देखिए, इन्होंने हर एक पहलू पर उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया था और इसके बारे में चिंतन भी किया था। इसमें उन्होंने धर्म और जादू के विषय में भी जो मेरिनोवस्की ने अपना विचारधारा रखा था। उनका विचार था कि धर्म व जादू के विषय में मेरिनोवस्की के विचार एक मौलिक थी। उनका विचार सदैव मौलिक रहा है और अपने धर्म व जादू की व्याख्या कार्यवादी सिद्धांत के आधार पर ही किया था। यानी उन्होंने व्याख्या जितना भी किया था जादू और टोने को, अधर्म को, उन्होंने कार्यवादी सिद्धांत के आधार पर किया था। देखिए, कोई भी जो है फिलोसफर अगर जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं उसी विचारधारा पे जो है सभी चीज़ों को परखते हैं और फिर जाके जो है अपना जो है विचारधारा को रखते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था, कार्यवादी सिद्धांत के आधार पर ही धर्म और जादू को जो है अपनी जगह पर रखा था। कहते धर्म किसी न किसी जो है अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। देखिए, धर्म जो होता है किसी न किसी पर आपको विश्वास रखने के लिए मजबूर ही करता है या आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि यह शक्ति मनुष्य के ऊपर और अधिक शक्तिशाली होता है और यह शक्ति जो होती है आपसे अधिक शक्तिशाली होता है, जिसमें किसी का भी वश नहीं हो पाता है। मनुष्य इस वश में नहीं रह सकता है। धार्मिक मनुष्य इसको आगे झुक कर अथवा पूजा पाठ करके इसे वश में करता है, यानी उसको जो है श्रद्धा से ही आप अपने वश में कर सकते हो। धर्म का यही मूल्य आधार भी माना है और यह आधार भी है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां भी है जिन्हें मनुष्य विभिन्न ढंगों से अपने वश में कर सकता है। वह है जादू के जन्म के कारण। देखिए, जादू एक ऐसी चीज होती है जिसको व्यक्ति जो होता है अपने शक्ति से, अपने पावर से उसको अपने वश में कर सकता है। यानी कह सकते हो कि एक सिक्के के दो पहलू है, जहां एक तरफ जो है आप उसको अपने वश में नहीं कर सकते, दूसरा पहलू जो है उसको अपने वश में कर सकते हो। यानी कह सकते हो जादू और धर्म जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके आप स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हो। आगे जो है समाज, देखिए समाज शास्त्र में जो है कार्यात्मक विश्लेषण का स्थान और महत्व क्या रखता है, ये भी एक बहुत ही अनोखा विषय है। कहते हैं कि आधुनिक समाज शास्त्र में मनुष्य व्यवहार के व्यक्तिगत निर्धारण को स्थान पर मनुष्य व्यवहार के सामाजिक जो निर्धारक को महत्व दिया जाता था कि आपका जो है समाज के प्रति क्या व्यवहार है। उसके बाद था कार्यवाद विश्लेषण के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा में अंतर करना संभव हुआ है कि नहीं। उसके पश्चात जो कार्यात्मक विश्लेषण में जो विशेषक निर्धारण को महत्व दिया गया है कि नहीं, जिसकी परिणाम स्वरूप समाज शास्त्रीय अध्ययन और व्यक्तिगत मूल्य से भी मुक्त हुआ है। तो देखिए, समाज जो है काफ़ी चीज़ों से जो है अभी मुक्त हुआ है, क्योंकि उनके अध्ययन व्यक्तिगत मूल्य से भी मुक्त रहा है। उसके पश्चात जो था इसमें कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा जो है सामाजिक तत्व के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व स्पष्ट हुए हैं। कहते हैं मेरिनोवस्की के शब्दों में धर्म क्रिया का एक ढंग है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी है, और धर्म समाज शास्त्रीय गठन के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो कह सकते हो कि ये जो है एक व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकती है। कहते हैं कि रिलीजन इज अ मेड ऑफ द एक्शन एज वेल एज द सिस्टम द बिलीफ एंड द सोशोलॉजिकल फिनोमोन एज वेल ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस। यानी धर्म की विशेषता क्या रहती है कि कैरेक्टर ऑफ द रिलीजन। इस कथन में जो है 4 सिद्धांत इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें पहला जो था इसी बात पर आधारित थी कि इसका सब प्रथम विशेषता यह है कि धर्म विश्वास की एक अवस्था है। देखिए, धर्म जो एक विश्वास है तभी धर्म है। यह विश्वास किसी अलौकिक शक्ति, आत्मा या परमात्मा में हो सकती है। ये किसी में भी आपको विश्वास रखने के लिए जो है बाध्य कर सकती है। दूसरा विशेषता यह है कि धर्म में विश्वास से संबंधी कुछ क्रियाएं अथवा क्रम होते हैं। यह क्रम आराधना, पूजा पाठ अथवा अन्य ऐसी गतिविधियां होती है जिनके द्वारा मनुष्य अलौकिक शक्ति के प्रसन्न करने का जो है प्रयत्न करता है। तीसरी बात जो है साफ आती है वो ये आती है कि विशेष यह है कि धर्म एक सामाजिक घटना है। देखिए, धर्म एक सामाजिक घटना है और प्रत्येक समाज में लोगों का प्राय एक ही धर्म पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का विभिन्न धर्म नहीं होता है। देखिए, धर्म जो होता है प्रत्येक व्यक्तियों का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। धर्म का मतलब ही यही होता है कि आप भाईचारे से जीवन जिए, सादगी से जीवन जिए, अपना कार्य जो है सही समय पे कीजिए। धर्म हमें अच्छी बात ही सिखाती है, धर्म कभी हमें गलत बात की ओर जाने के लिए प्रेरणा नहीं देती है। इसमें जो है मेरिनोवस्की के अनुसार धर्म का अस्तित्व भी उसके द्वारा समाज में किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको कहा भी था कि इसमें जो ये चौथी बात में उन्होंने
साफ शब्दों में कहा भी था कि धर्म को मानने अथवा ने मानने के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो, ये आप पे निर्भर करता है और यह बात उसके व्यक्तिगत अनुभव पर भी आधारित होती है। हो सकता है कि हिंदू को ऐसे अनुभव हुए हों कि वो इस्लाम धर्म को अपना ले। धर्म को ये विशेषता मनुष्य की जो है मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, लोगों को ये होता है कि मान लीजिए कोई बंदा बीमार है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो है अपने धर्मों में उन्होंने दिखवाया, नहीं ठीक हुआ, अपने जादू टोना से भी करवाया, नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहीं और गए और उनके थोड़ा सा जो है उनके असरों की वजह से जो है वो ठीक हो गया, तो उनका विश्वास जो था उन पे चला जाता है और वही धर्म अपना के उसी को ही अनुयायी बन जाते हैं। तो ये तो आम सी बात है और साधारण बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म जो है आपको विश्वास करना सिखाता है। ठीक है, विश्वास कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन धर्म कभी हमें जो है आपसी बैर नहीं सिखाता है। कहते हैं आपको जहाँ सुविधा मिलता है, जहाँ आपके रहन सहन अच्छा रहता है, आप उसी चीज़ को ही सिलेक्ट करते हो। आज जो है लोग गाँव की तरफ न रह के आप शहरों में क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए ना, जहाँ सुविधा होता है। लोग धर्म में भी ऐसा होता है, जहाँ आपको धर्म में जो है आपको जो है काफ़ी अच्छा मिले, अच्छा महसूस हो, आपको अच्छा लगे, आप उसी धर्म को भी अपनाते हो। सेम ये चीज़ें जो होती है खाने पीने पे भी ये अप्लाई होती है। इसका कारण ये होता है कि जो चीज़ आपको खाने पीने में अच्छा लगता है, जिसको आप अच्छा पसंद करते हो, आप उन्हीं चीज़ों को बनाना घर में पसंद भी करते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छा लगता है और उसको आप हमेशा बनाते हो। धर्म भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, जिसकी सादगी लगती है, उसके अच्छाई लगता है, वो आप पे विश्वास करना सिखा देता है। तो धर्म जो है अपनी चतुर्थावाद में यही बात को जो है विशेषता को प्रकट किया है। कहते हैं मिलोनोवस्की के अनुसार धर्म के अस्तित्व भी उसके द्वारा समाज में किए जाने वाले कार्य पर भी निर्भर करता है कि आप कैसा कार्य करते हो। आप देखो, कोई बंदा जो है गलत काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधर्मी कहते हैं। और जो अच्छा काम करते हैं वो धर्म करते हैं, धार्मिक कहते हैं हम उसको। तो कहते हैं ना कि व्यक्तियों के काम से ही उसका धर्म का निर्धारण होता है। जो जैसा काम करता है वैसा उसका धर्म बन जाता है, वैसा ही उसको लोग भी बोलते हैं। तो यही बात इन्होंने जो है मिलोनोवस्की ने साफ शब्दों में कहा था कि कार्य पर निर्भर करता है। धर्म का विकास इस कारण भी हुआ है कि कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। धर्म जो है बहुत तरह से आपकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा भी करता है और आपका जीवन जीने के लिए एक सादगी भी उत्पन्न करता है। उदाहरणतः आदिकालीन मनुष्य को अनेक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था जिसका समाधान उसके पास नहीं था। यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं थी बल्कि संपूर्ण समाज की थी। अंततः धर्म एक व्यक्तिगत तत्व पर न होकर एक जो है सामाजिक तत्व है, यानी धर्म जो है सभी व्यक्तियों के लिए होती है, क्योंकि धर्म के पीछे जो है सामूहिक समर्थन होता है, इसलिए संपूर्ण समूह द्वारा इसका जो है अनुसरण करना अनिवार्य मान लिया जाता है। उसके पश्चात आता है हमारा जादू के विषय में जो मिलोनोवस्की के क्या विचारधारा थे। कहते मिलोनोवस्की ने जादू के संबंध में लिखा है कि जादू शुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिन्होंने उद्देश्य के पूर्ति साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैजिक इज द बॉडी ऑफ प्योरली पार्टिकुलर एक्ट ऑफ परफॉर्मेड एज अ मीन टू एन एंड, यानी जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसी भौतिक ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता है तब जादू के साधन तथा उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। यानी जिन व्यक्तियों को जो इच्छाओं से अपनी मनुष्य मेहनत से कार्य नहीं कर पाते हैं वो व्यक्ति जो है जादू का सहारा लेते हैं। आदिवासी लोगों में जादू की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। जिन समस्याओं का समाधान व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं ढूंढ सकता है उन्हें जादू से ढूंढने का प्रयत्न भी करता है। जादू के आधार पर लोग यह विश्वास करते हैं कि शक्तिशाली शत्रु का भी विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार जो है मिलोनोवस्की के जादुई व्यवहार हितों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा जादू का वर्गीकरण। देखिए, जादू भी दो टाइप्स की होती है, एक होता है सफ़ेद जादू, एक होता है काला जादू, यानी व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। देखिए, सफ़ेद जादू दो भेद होते हैं। प्रथम भेद में जादू आते हैं जिन्हें की जीवन की अनिश्चितता तथा संकटों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कार्य में लाया जाता है। उदाहरण जो है वेरमेंडल द्वीप समूह में गहरे समुद्र में मछली का शिकार करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें प्राय अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है और इस संकट से बचने के लिए वह इस जादू का आश्रय भी लेते हैं। सफ़ेद जादू के दूसरे भागों में ऐसा जादू आता है जिसके द्वारा ऐसे चमत्कार दिखाए जाते हैं जिनकी आशा नहीं की जा सकती। यह जादू का उद्देश्य कल्याणकारी होती है, किसी को हानि उठानी नहीं पड़ती है। यानी जादू का जो कार्य भी होता है एक उद्देश्यमय होती है और इस पर में जो होती है किसी व्यक्ति को कोई भी हानि उठाने के लिए विवश नहीं की जाती है। इसके जो है विपरीत काला जादू का उद्देश्य अन्य को हानि पहुंचाना होता है। इस जादू को जादूगर अपने शत्रु का नाश करने के लिए प्रयोग भी करते हैं। काले जादू के अंतर्गत
टोनों और जो है भूत प्रेतों के सिद्धों को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके पश्चात है जादू और विज्ञान, मैजिक एंड साइंस। जो मिलोनोवस्की के अनुसार जादू और विज्ञान में कई समानताएं पाई जाती है। दोनों ही मनुष्य की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं से संबंधित है। जादू और विज्ञान दोनों ही कुछ निश्चित नियमों पर आधारित भी होते हैं। जादू और विज्ञान दोनों में ही एक विशेष विधि का भी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं मिलोनोवस्की के अनुसार जो है उपयुक्त समानताएं होने के बावजूद भी दोनों एक ही नहीं समझ लेना चाहिए। वास्तव में ये दोनों विभिन्न शक्तियां हैं जिनके अनेक भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आखिर वो कौन सी विभिन्नताएं, देखिए सबसे पहले तो यही आता है कि विज्ञान जो है निरीक्षण पर आधारित होती है और यह तर्क द्वारा निर्धारित प्रतिदिन के जीवन के सर्वलक्षित अनुभवों पर आधारित होती है। और इसके विपरीत जादू मनुष्य की जो है जज्बाती अवस्था यानी इमोशनल स्टेज के विशेष अनुरूप पर आधारित होता है। कहते हैं जादू में सत्य का जो है निर्णायक तर्क द्वारा नहीं होता है, अतुल जो है मानवीय शरीर की भावनाओं को क्रियाशीलता द्वारा किया जाता है। उसके बाद है धर्म और जादू। देखिए रिलीजन एंड मैजिक्स में क्या होती है, कहते हैं जो है मिलोनोवस्की ने धर्म और जादू के अंतर को भी स्पष्ट किया था। उनके अनुसार जो था यद्यपि आदिम समाज में धर्म एवं जादू इतने घुले मिले हैं कि इनमें अंतर करना कठिन हो जाता है, परंतु फिर भी इनमें कुछ में अंतर पाया जाता है। धर्म एक जो है सामाजिक संरचना है और जादू एक व्यक्तिगत संरचना है। जादू एवं धर्म दोनों में ही अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। दोनों में भी अलौकिक शक्ति का जो है विश्वास किया जाता है। धर्म द्वारा उस शक्ति को सामाजिक कल्याण के लिए प्रयत्न भी किया जाता है, जबकि जादू द्वारा जो है उस शक्ति को वश में करके अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न भी किया जाता है। धार्मिक क्रियाएं सभी द्वारा और संपूर्ण समूह के लिए भी किया जा सकता है, परंतु जादुई क्रियाएं कुछ विशेष व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। यानी इसको जादू का जो है किसी विशेष व्यक्ति पर किया जा सकता है, लेकिन जो कहते हैं धर्म क्रियाएं जो होती है सभी पे किया जा सकता है। इसमें बहुत से आलोचक ने अपने जो है विचारधारा इसमें रखे थे। कई जो है कोई सिद्धांत कितनी भी पुनी क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ जो है आलोचनात्मक तथ्य अवश्य ही रह जाते हैं। इसी प्रकार जो है मिलोनोवस्की के धर्म एवं जादू संबंधी विचारों की आलोचना में भी बहुत से जो है खामियां भी देखने को मिलता है। इसमें मिलोनोवस्की के धर्म के कार्यात्मक पक्ष पर बहुत बल दिया था, जबकि धर्म के अन्य आधार बहुत ही अस्पष्ट रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आलोचकों ने इन्हीं के जो है बेस बनाया था। उसके बाद कहते हैं कि मिलोनोवस्की का धर्म सिद्धांत बहुत ही सीमित से ज्ञान पर आधारित थी, यानी धर्म सिद्धांत जो था बहुत ही कम विस्तृत थी और इन्हें धर्म पे विचार में काफ़ी अधिक विस्तृत जो विचारधारा नहीं रख सकी। मिलोनोवस्की ने न केवल जो एरोवेरिएंट द्वीप समूह के निवासियों के विषय में अध्ययन किया, बाकी उनके जीवन के हर एक पहलू के बारे में समझने की कोशिश भी किया। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।